this video, I am going to discuss about emotional integration and national understanding in the context of globalization. Guys, हम इसमें बात करेंगे कि इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होता है और नेशनलिज्म क्या है और ग्लोबलाइजेशन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इमोशनल इंटीग्रेशन हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है गाइस एकीकरण करना। एकीकरण का क्या मीन हुआ? एकीकरण का मीन हुआ जब हम सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं, जब इकट्ठा होकर के किसी चीज़ को लेकर चला जाता है। अब देख लेते हैं इसका मीनिंग। इंटीग्रेशन इज गुड इन एवरी सोसाइटी। इंटीग्रेशन हर सोसाइटी के लिए अच्छा है। एंड इन एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हर सोसाइटी के लिए और हर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, हर समूह के सदस्यों के लिए क्या है? इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा अहम होता है। एंड इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी इज अ गुड एन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी इज गुड एज कम्पेयर टू अदरवाइज एन इंडिविजुअल। हम अगर एक अकेले व्यक्तिगत पर्सनैलिटी की अपेक्षा जब हम इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी को, सबकी मिली जुली जो इंटीग्रेटेड एकीकृत व्यक्तित्व है, और जब हम उसको लेकर चलते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। इन द सेम वे एन इंटीग्रेटेड नेशन इज मच बेटर। इसी तरह क्या होता है कि एक इंटीग्रेटेड नेशन है जहाँ पर हर जाति धर्म के लोग, रंग रूप के लोग एक साथ मिलकर के चलते हैं, ठीक है। हम की भावना जब उनमें आती है, वो अपने आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं चलते, सबको एक साथ लेकर सबके भले के लिए जब चलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, एकीकरण कहते हैं। अब देख लेते क्या लिखा गया है। इंटीग्रेशन इज इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस पैकेट्स। इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटरलॉक कर देता है बहुत सारे पैकेट्स को, एंड द होल में बी लुक लाइक कंबाइन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हर चीज़ आपस में कंबाइन हो जाती है। अगर हम बाहरी तौर से देखें तो वो सब चीज़ें क्या है? कंबाइन है, बट इनवर्डली, बट जब हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ को, इट मे बी वीक और इवन वेरी वीक। ये क्या बहुत कमज़ोर होती है। बाहर से देखने में लगता है कि सब कुछ एकीकृत है, सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, बट जब हम रियलिटी देखते हैं तब क्या है? सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। बट व्हेन वी हैव इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, जब हम भावनाओं के बेसिस पर, इमोशन के बेसिस पर एकीकरण की बात करते हैं, इट इज़ बोथ इनवर्डली एंड आउटवर्डली एंड दैट इज़ मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल। तो जब हम इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये अंदर से भी और बाहरी रूप से भी क्या है? सॉलिड होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। तो गाइस, इमोशनल इंटीग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे देश को एक साथ लेकर चलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए आगे, इमोशनल इंटीग्रेशन इज बेटर नेशनल इंटीग्रेशन एंड फर्दर लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर अच्छा इमोशनल इंटीग्रेशन होगा लोगों के बीच में तो क्या होगा? बेटर नेशनल इंटीग्रेशन होगा। जो हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र है, उसमें अच्छा एकीकरण आएगा। उसके बाद क्या होगा? इसी से ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनेंगे, अच्छे हमारे रिश्ते हम निभा सकेंगे। अब आगे बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। गाइस, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इसको हिंदी में हम वैश्वीकरण कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है जब हम अपने देश की सीमाओं के बाहर, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल देते हैं और अपने देश में दूसरे देशों को आने के लिए इनवाइट करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग interaction of the people, increasing interaction of the people, states and countries through the growth of international flow of money, ideas and culture। तो क्या होता है कि जब हम लोगों को, स्टेट्स को और कंट्रीज को, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, मनी का, आइडियाज एंड कल्चर का फ्लो करते हैं, एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में जो है प्रवाह होने देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन मीन्स द मूवमेंट
ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। जब क्या है, लोगों का, पीपल का, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश से दूसरे देशों में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आकर व्यापार करते हैं। हमारे देश से उनके देश में टेक्नोलॉजी जाती है और दूसरे देशों से हमारे देश में टेक्नोलॉजी आती है, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है, आदान प्रदान होता है। देन कॉमन मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होता है कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, जब गुड्स का, सर्विसेज का, मटेरियल का, फाइनेंस का, पैसों का, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आई होप गाइज आपको ग्लोबलाइजेशन का मीन क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि हम किन किन चीज़ों, हम किन किन बातों को कह सकते हैं कि हमारा देश ग्लोबलाइज हो रहा है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, आइडेंटिफाइज 4 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहला है ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस। जब व्यापार होता है, ट्रांजैक्शन, व्यवहार होता है दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, तो हम उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश से बहुत सारा सामान बाहर बेचा जाता है और बाहर से बहुत सारा सामान हमारे देश में मंगवाया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वस्तुओं का, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन। देन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, कच्चा माल, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारा कच्चा माल विदेशों से मंगवाया जाता है, ठीक है, कलपुर्जे मंगवाए जाते हैं, और हमारे देश से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। देन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, और क्या है, पैसों का भी लेन देन होता है, वस्तुएं सेवाएं तो मंगवाई ही जाती हैं, इसके साथ साथ क्या है कि हम दूसरे देशों से लोन भी लेते हैं, ठीक है, और दूसरे देशों को लोन भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और कैपिटल का मूवमेंट भी होता है। देन माइग्रेशंस एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन में क्या है कि एक यहाँ के लोग दूसरे देशों में रहने जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे इंडिया में रहने आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लोगों का मूवमेंट होना या माइग्रेशन होना। देन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज की, जैसे कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और जो विदेशी जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या करते हैं, हमारे देश में आते हैं और हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल नो हाउ के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का क्या है कि देशों के बीच में, ठीक है, एक से ज़्यादा देशों के बीच में क्या है, आदान प्रदान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, नेशनलिज्म is a strong devotion to one's nation, patriotic, loyal feeling. It is loyalty, love, devotion toward the nation, one nation. So nationalism क्या होता है? Nationalism क्या होता है? एक strong devotion है हमारे मन में, हमारे देश के प्रति हम loyal हैं, देशभक्ति की भावना है, true feeling है, वफादारी है, प्यार है, devotion है, समर्पण है हमारे देश के प्रति, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिस्ट क्या होता है? देशभक्त कौन होता है? अ पर्सन हु पोजेस द सेंटिमेंट्स, वो पर्सन जिसमें सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इज कॉल्ड नेशनलिस्ट, जिसके मन में अपने देश के प्रति प्यार है, ठीक है, वफादारी है, लॉयल्टी है, वो एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। अब जैसे इंदिरा गांधी जी का एक कोट है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस इंदिरा गांधी, इवन इफ आई डाई इन द सर्विस ऑफ द नेशन, अगर मैं अपने देश की सर्विसेज करते करते मर भी गई, आई वुड बी प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड, मेरे खून की हर एक बूंद, आई एम श्योर आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन, मैं अपने देश की ग्रोथ के लिए कुर्बान कर दूंगी, एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक, और अपने देश को क्या है, स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक बना दूंगी, एक शक्तिशाली और एक गतिशील देश बनाना चाहती हूँ। देन सो दैट फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड द कंट्री, डिवोशन एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसेस इज नेशनलिज्म। तो क्या बात कही गई है कि अपने देश के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक सेल्फ
जब हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, डिवोशन करते हैं अपनी कंट्री के प्रति, तो वो क्या है, वो देशभक्ति कहलाती है। हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। क्या है कि अ ट्रू नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर far above politics, parties and even ready to serve the nation and safeguard it from any type of out dangers। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वह सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे देश में जो गलत होती हैं, सरकार भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती। तो एक जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो सरकार के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, ठीक है। तो और अगर हमारा देश खतरे में है तो वो क्या हमारे देश की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सच्चा देशभक्त कहते हैं। अब एक सच्चा देशभक्त, हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। जैसे नेशनल कैरेक्टर इज ए सेट ऑफ आइडियल्स, ethics, morals, social and cultural characteristics. It is force that which provide direction टू द पीपल। तो क्या है हमारा नेशनल कैरेक्टर, क्या है, उसमें कुछ आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, एथिक्स हैं, नैतिकता है, सोशल सामाजिक और जो हमारे कल्चरल हमारी संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट इज फोर्स दैट विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू द पीपल, जो क्या है लोगों को दिशा दिखाते हैं कि हमें अपने देश की भलाई के लिए किस रास्ते पर जाना है। नेशनल कैरेक्टर्स रेफर्स टू सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ, हमारी खुद की क्या आइडेंटिटी है, हमारी क्या पहचान है। देन आइडेंटिटी ऑफ नेबरहुड, हमारे आसपास की जो हमारे आस पड़ोस हैं उनकी क्या आइडेंटिटी है। कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ द नेशन, कि जो हमारे देश है, हमारे देश के लोगों की संस्कृति, हमारे देश के लोगों की संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति की क्या पहचान है, ये सब आ जाता है नेशनल कैरेक्टर में। एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिनको हम देखकर कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है कि इंटीग्रेटेड है। सो द एस्पेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इमोशनल इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, थॉट्स एंड हार्ट फीलिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स और ऑफ अ नेशन। जब क्या होता है कि जो कि देश के नागरिक हैं उनकी जब दिल से एक ट्रू फीलिंग आती है, ठीक है, उनके दिल दिमाग में एक जो सच्ची देशभक्ति की फीलिंग आती है, ठीक है, सबको एक साथ लेकर के चलने की भावना आती है, हम की भावना आती है, मैं की भावना की जगह जब हम की भावना आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के मामले में, implies रिमूवल ऑफ ऑल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन। जब क्या है कि अमीर गरीब का फर्क जब मिटाया जाता है, ठीक है, हर एक वर्ग के लोग, चाहे वो लोअर कास्ट हो, मिडल हो या फिर अपर हो, जब सब एक साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का, उनको इम्प्रूव करने का काम करती है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो होती हैं उनको कम करने का काम करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद गाइस क्या है, कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन क्या हो गया कि जब हमारी संस्कृति है वो एक जैसी हो जाती है, मीन्स एप्रिसिएशन, एनरिचमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब हमारे देश में क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर धर्म के लोग रहते हैं। जब एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की क्या इज्जत करने लगता है, ठीक है, उसको समझने लगता है, उसकी इज्जत करने लगता है, तो उसी क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेशन कहते हैं। हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उनको प्रिजर्व करने में, उनको आगे लेके जाने में मदद करना ही क्या कहलाता है, कल्चरल इंटीग्रेशन कहलाता है। सो हम इमोशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन क्या है, सामाजिक एकीकरण। देन इम्प्लाइजेस इरिडिक्शन और रिमूवल ऑफ कास्टिज्म एंड एनरिचमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन।
अनसेल्फिशनेस, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस एक्सेट्रा। सोशल इंटीग्रेशन तब माना जाता है जब क्या हम कास्टिज्म को, जो भी जातिवाद है, ठीक है, कोई जात छोटी बड़ी नहीं होती, जात तो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। क्या है, जब हम जाति पाति को खत्म कर देते हैं, एनरिचमेंट, जब हम सहयोग की भावना के, कोऑपरेशन की भावना को आगे लेकर आते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, सेल्फिशनेस है जो हमारे अंदर, उसको खत्म करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम जाति पाति के नाम पर भेदभाव ना करें, ठीक है, और किसी के साथ कोई ऊंच नीच ना करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल इंटीग्रेशन में इंक्लूड करते हैं। देन लैंग्वेज इंटीग्रेशन means establishing interaction among various languages and development of communication through suitable language। हमारे देश में न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, हर स्टेट की भाषा अपनी अपनी अलग अलग हो जाती हैं। तो क्या है कि जब हम लैंग्वेज के बेसिस पर जब इंटीग्रेट होते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंग्वेज इंटीग्रेशन कहते हैं। हमने कितने तरह के इंटीग्रेशन पढ़े हैं, हमने पढ़ा है इमोशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटीग्रेशन, देन सोशल एंड लैंग्वेज इंटीग्रेशन। उसके बाद बात करते हैं कि नीड क्या है, आखिर क्या जरूरत है हमें नेशनल इंटीग्रेशन करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक अ कंट्री पावरफुल। अगर हमें अपने देश को, हमारे देश की लाखों करोड़ों की आबादी है, अगर हम आपस में अलग अलग होकर रहेंगे तो हमारा देश बिल्कुल भी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है, ठीक है, एक पावरफुल इकोनॉमी बनना है, तो हमको सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर चलना पड़ेगा। तो क्यों जरूरी है, सबसे पहला है टू मेक आवर कंट्री पावरफुल। हमारी कंट्री को शक्तिशाली बनाने के लिए, पावरफुल इकोनॉमी बनाने के लिए इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्रिजर्व द डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी लोकतांत्रिक जो देश है, ठीक है, जहाँ पर लोगों का अधिकार है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, ठीक है, तो क्या है, दूसरे ही हमारा फायदा उठाकर चले जाएंगे। हमें क्या है, हमें हमारे देश में एकता लानी है और हमें आपस में एकजुट होकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेक अ कंट्री सक्सेसफुल, हमारी कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, हर एक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। टू मेक अ कंट्री फ्री, हमारी कंट्री को फ्री करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि पहले हमारे ऊपर अंग्रेज राज करके चले गए। वो क्यों करके चले गए, क्योंकि हमारे अंदर जो थी भाईचारे की भावना नहीं थी, ठीक है, हम आपस में ही लड़े मरे जा रहे थे, इसीलिए कोई हम पर राज करके चला गया। अगर हम एकजुट होते तो हमारे मजाल ही नहीं थी किसी की कि कोई हमारे पर राज करके चला जाता। तो हमारे देश को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, टू मेक द कंट्री, टू सेव द कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्रीज, अपनी कंट्रीज को, ठीक है, दूसरी कंट्री से क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। टू एस्टैब्लिश पीस इन द कंट्री, हमारे देश में शांति की भावना, ठीक है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जाति पाति के नाम पे मतभेद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, इन सबको नहीं करना है, इन सबसे दूर रहना है। हमारे देश में क्या शांति बनाए रखने के लिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। देन फॉर यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता है हमारा देश, तो क्या है, उसके लिए भी हमें नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर सब लोग, ठीक है, डिफरेंट कल्चर से, कास्ट से जो लोग आते हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहे। इसके लिए भी हमें नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इंटीग्रेशन की। नेशनल इंटीग्रेशन इज द अवेयरनेस ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी। क्या है, अवेयर होना, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, अवेयर अबाउट अ common identity amongst the citizens of a country. It means that the individual belongs to different communities, caste, religion, culture and region and speak different languages. All of them recognize the fact that they are one.
वही वाली बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी से, कास्ट से, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज कुछ भी बोलता हो, ठीक है, उन सबको क्या करना, एक साथ लेकर के आना, रिकॉग्नाइज दैट दे आर द वन, ये मानना कि हम सब एक हैं, एकता में अनेकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इस चीज के बारे में अवेयर होना, ठीक है, यही क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन है। So this kind of integration is very important for building in the building of a strong and a prosperous nation, ठीक है, एक शक्तिशाली, एक सुदृढ़ नेशन बनाने के लिए इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकुलर कंट्री एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन सब के लिए क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्युलर कंट्री जहाँ पर हर एक धर्म जाति के लोगों को पूरा अधिकार है एक समानता का, इसके लिए भी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी के लिए भी ज़रूरी है। देन क्या है, जियोग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है, जो हमारे भौगोलिक जो जितनी भी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएशंस इन लैंग्वेजेस, हमारे देश में इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति, उसके विकास के लिए भी जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत अहम है। देन फेसिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स, अगर किसी बाहरी देश से, बाहरी मुल्क से अगर हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो क्या हम अगर एक साथ मिलकर चलेंगे तो हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारे देश के विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए। इतना आसान तो नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कास्टिज्म। गाइस, कास्टिज्म हमारे देश की सबसे जिसे कहते हैं ना जटिल समस्या है। हर एक व्यक्ति जाति पाति के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में लड़ते मरते रहते हैं, दंगे करते रहते हैं। तो क्या है, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है कास्टिज्म की। हर इंसान अपने आप को बेहतर समझता है, ठीक है, दूसरों को नीचा समझता है, खुद को ऊपर समझता है। पता नहीं ये लोगों की क्या मानसिकता है, इस वजह से हमारे देश में कभी भी एकीकरण हो नहीं पाता है। हमेशा कुछ भी हो जाए, दंगे फसाद चलते ही रहते हैं। देन रीजनलिज्म क्या है कि क्षेत्रवाद होता है, ठीक है, हर क्षेत्र के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते हैं। देन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम पर भी भेदभाव होते हैं। इसमें भी क्या है कि हम इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। देन हिस्ट्री एंड यूनिटी, डिफरेंट कल्चर, सबका कल्चर डिफरेंट है, तो इस वजह से भी क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं इंटीग्रेशन में। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ गुड लीडरशिप। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक अच्छे लीडर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे देश में क्या है कि अगर कोई भी लीडर बनता है तो क्या है, वो अपनी जेब भरने में लगा रहता है, ठीक है। सरकार क्या है कि भाई कुछ वर्गों के लिए तो बहुत अच्छा कर जाती है, बट कुछ वर्गों तक बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे देश में अच्छी लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें इसे इम्प्रूव करना ही होगा। देन इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। गरीब जनता, अगर कोई सरकार पॉलिसी बनाती है गरीब जनता के लिए तो वो गरीब जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। बीच में जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं या जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सब कुछ बीच में रफा दफा हो जाता है, गरीबों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। तो क्या है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिल्कुल हैं। देन उसके बाद क्या है, सोशल डिफरेंसेस भी हैं। नैरो पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डोमिसाइल्स। देन अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं बट उनको काम ही नहीं मिलता है। देन लैक ऑफ विजन ऑफ एजुकेशन का कोई अपना विजन नहीं है, सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं सिखाया जाता है। अगर हम कंपेयर करें फॉरेन के स्कूल से या उनके कॉलेजेस से, उनके कंपैरिजन में जो हमारी शिक्षा है अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है।
उसके बाद क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू इमोशनल इंटीग्रेशन, कि क्या है नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे किया जा सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन इज नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज रादर अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, इसे कोई हम मशीनी प्रोसेस नहीं कहते, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इमोशनल इंटीग्रेशन इज द बेसिस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन एक बेस होता है, एक आधार होता है नेशनल इंटीग्रेशन का। अगर हर व्यक्ति भारत का क्या इमोशनली तौर पर अटैच्ड है किसी से, तो क्या तभी हम एकीकृत हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। Then emotional attachment links the people and person firmly and strongly। Emotions जो होते हैं वो लोगों को एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं। वैसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बट अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, किसी की परवाह करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या हम उसके साथ हमेशा अटैच होंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू कबीर दैट national integration does not depend on race or language। ठीक है, ये रेस या लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। Religions does not depend race, religion or geography signly or collectively through they help but on the feelings of belongingness टू वंस नेशन। तो क्या है नेशनल इंटीग्रेशन, क्या है नेशनल इंटीग्रेशन, कोई रेस, लैंग्वेज, रीजन, जियोग्राफिकल या कलेक्टिवली थ्रू दे हेल्प बट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन। ठीक है, इस पर नहीं डिपेंड होता, बल्कि क्या है कि एक ट्रू फीलिंग होती है ना, हम सब एक हैं। ठीक है, ये वाली फीलिंग जो होती है यही क्या है नेशनल इंटीग्रेशन कहलाती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन, कि हमारी शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो हमारी शिक्षा आपको पता है बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करती है। बच्चा स्कूल में जो भी सीखता है, अपने माता पिता से जो भी सीखता है वही समाज को देता है। ठीक है, वैसा ही व्यवहार करता है। तो स्कूल बहुत ही और शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन में। एजुकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द promoting of ideas of our children's। तो क्या एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन टू शेप द करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल एंड टू प्रमोट अमंग देम एंड आइडियाज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशनिस्ट सम शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द लीड। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे का जो करेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है, बच्चों के अंदर जो भावनाएं बिल्ड होती हैं वो क्या है शिक्षा से ही होती है। ठीक है, तो हमारे जो देश के जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर क्या है एकीकरण की भावना जो है वो विकसित करें। अगर बच्चे जब स्कूल में रहते हैं तो हर जाति धर्म का बच्चा एक साथ स्कूल में पढ़ता है, अगर वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तालमेल बिठा कर रहेंगे, तो कल को जब वो सोसाइटी में आएंगे, ठीक है, सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, तो तब भी उनके मन में क्या है वो भाईचारे की भावना, वो प्रेम जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। Indian schools should make a deliberate effort to recognize their educational program to achieve the end। जो इंडियन स्कूल्स हैं उनको पूरे एफर्ट्स करने चाहिए, इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम लाना चाहिए जिससे क्या है कि ये जो हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके, इमोशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन जो है हमारा वो हो सके। देन एम्स ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहला है सेल्फ डेवलपमेंट। शिक्षा का उद्देश्य क्या है सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसका सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, लैंग्वेज हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट ही एजुकेशन का एम होता है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना, ठीक है, अपनी बात को जो भी उसके मन में है वो खुल के बोल सके, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तो उसके लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण होती है। देन बिल्डिंग अ नेशनल कैरेक्टर, क्या है बच्चे के अंदर एक नेशनल कैरेक्टर जो है, एक देशभक्ति की जो भावना होती है, चरित्र है, उसका निर्माण करना एजुकेशन का मकसद होता है। स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, बच्चे के अंदर क्या है एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है, कुछ अच्छा करने की जो विल होती है, डिटर्मिनेशन होता है, वो डेवलप करना। देन रिस्पेक्ट फॉर
नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज, हमारे जो देश के मूल्य है, वैल्यूज हैं, कल्चर है, संस्कृति है, उन सब का क्या, उन सब के रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान करना। देन एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, उनके अंदर क्या है, एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यूज डेवलप होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं करिकुलम, कि अगर हमें सोशल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन करना है तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। कंटेंट ऑफ सिलेबस शुड बी रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ह्यूमन वैल्यूज। जो हमारा करिकुलम है उसमें हमें हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे देश की क्या हिस्ट्री रही है, क्या संस्कृति रही है, तभी बच्चों को पता चलेगा कि हमारा देश कैसा है, ठीक है, और हमें अपने देश को कहाँ लेके जाना है, कैसा बनाना है। तो हमें उन्हें हिस्ट्री, हमारे देश का कल्चरल ट्रेडिशंस, ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाने चाहिए। हमें मोरल एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, शुड बी टॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट। हमें क्या है, बच्चों को कंटेंट में अच्छे कंटेंट देना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। उसके बाद क्या, मॉरल एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन देनी चाहिए, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन स्टडी ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस, हमें बच्चे को नेशनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। देन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम, एक करिकुलम का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। स्टडी ऑफ नेशनल लिटरेचर शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो क्या है, नेशनल लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि प्यूपल और टीचर प्यूपल्स रिलेशनशिप, की एक टीचर का और एक बच्चे का कैसा संबंध होना चाहिए। द टीचर इज प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, क्या है, एक जो टीचर होता है वो एक सहायक का रोल प्ले करता है बच्चों के साथ। हिज एफर्ट शुड बी टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट इन द लर्नर, जो टीचर का एफर्ट होता है वो ये होता है कि बच्चे के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जो भी है, उसको बाहर लेकर के आना। तो यही टीचर का रोल होता है, ये एक फैसिलिटेटर, सहायक की तरह काम करता है। एवरी पीपल ऑफ द क्लास इज टू बी एक्सेप्टेड एज स्पिरिचुअल बींग्स, हर एक बच्चे को क्या, एक अलग स्पिरिचुअल बींग की तरह माना चाहिए, किसी को भी कमजोर या किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर बच्चा समान है और हर बच्चे में अपनी खूबी है। Then both of the teacher and pupils must maintain scared relationship with a commitment of self society, nation and global society। तो क्या है कि हर बच्चे के अंदर और टीचर के अंदर ऐसे रिलेशनशिप जो है, एक पवित्र रिलेशनशिप जो है वो, और कमिटमेंट देश अपने प्रति, सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति और पूरे अंतर्राष्ट्र के प्रति, मतलब ग्लोबल सोसाइटी, हर एक के प्रति क्या है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स का क्या करना, पुनर्गठन करना। अब जैसे कि टू ब्रिंग नेशनल यूनिटी एंड लव ऑफ द कंट्री, इट इज एसेंशियल टू मेक रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक। क्या हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें क्या है, देशभक्ति की भावना, ठीक है, देश के प्रति प्यार, इन सबको क्या है, इन सबको डालना चाहिए, ताकि जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें पता चले कि हमारा देश हमारे लिए क्या मायने रखता है और हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं। Then a national unit should be made for the production of textbook of national character। क्या है, एक जो हमारी नेशनल यूनिट, हमारे देश के जो भी हमारे देश का संविधान है, ये सब क्या है, हमें हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो है डालना चाहिए, ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए। देन बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट शुड रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हर एक बुक में क्या है, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लव, बिलोंगिंगनेस अमंग द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है कि बुक्स में क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, प्यार की, बिलोंगिंगनेस की, ठीक है, और सभी जो लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं जो है वो बुक्स के अंदर डालनी चाहिए, ताकि जब बच्चे इन्हें पढ़ें तो उन्हें इनका महत्व पता चले। देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब खेल के सीखता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, टीम स्पिरिट की भावना आती है, सहयोग की भावना डेवलप होती है। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, जब हम अपने नेशनल डेज को सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों को महत्व पता चलता है, इन दिनों का महत्व पता चलता है। देन फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, हमें हर धर्म का त्योहार मनाना चाहिए, होली, दीपावली, ईद, ठीक है, हर पर्व जो भी है हमें हर पर्व मनाना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या है, पता चले। उसके बाद क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स, नेशनल पेट्रियोटिक सॉन्ग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, ठीक है, हमें हमारे राष्ट्र गीत की
और जितने भी देशभक्ति के सॉन्ग हैं उन सब के रिस्पेक्ट करने सिखाने चाहिए बच्चों को, स्पोर्ट्स एंड गेम सिखाने चाहिए, एक्सटेंशन लेक्चर देने चाहिए। देन एजुकेशनल ट्रिप्स एंड टूर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे क्या है कि को करिकुलर एक्टिविटी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद है रिलीजियस एंड मोरल ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को। आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो रिलीजन शुड बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन मेंटेन बाय द स्टेट। आर्टिकल 28 ऐसा कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है, बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द सेक्युलरिज्म विच ओरिजिनली मीट इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजियस। तो क्या है, हमारा देश क्या सेक्युलरिज्म पर बेस है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर धर्म को एक समान माना गया है, कि सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं वो सब एक समान है, कोई धर्म अपने आप में बड़ा नहीं है। The religious and moral textbooks should contain quotations from all great religious, Hinduism, Islam, Sikhism, Buddhism। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े रिलीजियस हैं, ठीक है, जो धर्म गुरु हैं उनके कोट्स होने चाहिए। उसमें हिंदुज़म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म सभी के क्या कोट्स होने चाहिए। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया था इसका मीनिंग। अब ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं, तो इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है। हमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एज अ की ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, क्या है, जब हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या हमारा देश बेहतर करेगा, ठीक है, नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई खोजें आएंगी और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। देन नॉलेज ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। जब एक देश दूसरे देश के साथ डील करेगा तो उनकी जो नॉलेज है वो भी आपस में पास ऑन होगी, जो कि दोनों देशों के लिए, जो सभी देशों के लिए क्या बेहतर साबित होती है। उसके बाद है सोशल चेंज। With the coming of globalization, social life of the people across the world has been changed tremendously। अब देखिए, जैसे हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, तब से क्या बहुत ज़्यादा बदलाव हमारे देश में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, ठीक है, और नई नई चीज़ें जो है वो आई हमारे देश में, और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सब बदल गया है। आज देखिए, पहले हम कैसे थे और अब हम बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदल जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। तो क्या ग्लोबलाइजेशन सोशल चेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल कल्चर फंक्शंस लाइक मैरिजेस, फेस्टिवल, वर्शिप, ठीक है, ये सब एक देश से दूसरे देश में क्या है एक्सचेंज हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं। द लिविंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, रिलेशंस, सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर एंड आर फॉर एवर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये सब क्या है, हमारी खान पान की आदत, ठीक है, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ एडवांस हो गया। वो किस वजह से हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। उसके बाद है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या है, हमारे देश की जो सीमाएं हैं अब हमने वो खत्म कर दी है, हम इजीली एक देश से दूसरे देश में क्या आ जा सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ नेशनल बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स हैं वो ब्रेक कर दिए गए हैं। एंड क्रिएशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस इज द वन ऑफ द की ऑफ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है कि जितनी भी बाउंड्रीज थी, जितने भी बाधाएं थी, उनको क्या खत्म कर दिया गया है। ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट एन इंक्रीजिंगली बॉर्डरलेस वर्ल्ड। क्या है, जो भी सीमा है, सीमा रहित देश जो होते हैं, सीमा रहित संसार है, वो बना दिया गया है। इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन, कम्युनिकेशन, माइग्रेशन, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, हर एक चीज का आदान प्रदान किया जा रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में। उसके बाद है मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो आपस में एक साथ मिल गए हैं। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट रिड्यूसेस द बार ऑफ कास्ट्स, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, हर एक जाति, धर्म, कल्चर
और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर क्रीड के लोगों को क्या एक साथ लेकर के आया है, इंटीग्रेट कर दिया है। देन पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज आइडियोलॉजीज वाइल टुगेदर वर्किंग। जब वो एक साथ काम करते हैं, जब बहुत सारे देश के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो क्या अपने अपने जो आइडियाज है, बिलीव्स हैं, एक दूसरे में पास ऑन करते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द फूड, म्यूजिक, आर्ट, लाइफस्टाइल, कस्टम्स। क्या कल्चरल डाइवर्सिटी किस चीज से रिफ्लेक्ट होती है? हम कैसे बोलते हैं कि हमारा कल्चर ये है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी आदत, हमारा म्यूजिक, आर्ट, ये सब क्या है, ये जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पास ऑन करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम मल्टीकल्चरिज्म की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू मोड ऑफ डूइंग थिंग्स एट पर्सनल लेवल। चीज़ों को पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर करना, विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बिना करना। दिस प्रैक्टिस में अकर्स एट बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये क्या है? पर्सनल लेवल पर भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी किया जा सकता है। टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल बर्डन्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स द पब्लिक सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल। ठीक है, अब क्या है कि सरकार के ऊपर हर चीज का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सरकार क्या अपने इस बोझ को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जब अपने दरवाजे खोल देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। कि बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पहले क्या रखी, फिक्स रखी जाती थी, उनका कोटा होता था। अब क्या है, सरकार ने इस चीज को खोल दिया है कि अब हर एक प्राइवेट सेक्टर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकता है। ठीक है, काफी सारे जो सेक्टर हैं वो खोल दिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए। लाइक इसे हम पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कुछ जो क्षेत्र हैं, ठीक है, आरक्षित हैं सरकारी क्षेत्र के लिए, उनको छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र क्या है? प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जब हम अपने जो देश के जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट लोगों के लिए खोल देते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। देन डिमांड ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्संस। इससे क्या होता है कि जो एजुकेटेड पर्संस है, स्किल्ड पर्संस है, उनकी भी क्या है? डिमांड होती है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेन्ड, टैलेंटेड पर्सन फॉर द इफेक्टिव आउटकम्स इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, अब क्या है, हमें अगर किसी भी फील्ड में बेहतर करना है तो हमें स्किल्ड, एजुकेटेड पर्संस की जरूरत है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि हमारे देश के बहुत सारे जो टैलेंटेड पर्संस हैं वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। इससे क्या है, एक दूसरे देशों की क्या है, ये नीड भी पूरी हो जाती है। डिमांड जो होती है स्किल्ड एजुकेशन पर्सन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। The industries and organizations prefer to select the skilled and efficient person irrespective of their caste, creed, religions and countries। तो क्या है कि चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी क्या है आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। देन उसके बाद क्या है कि फॉर इंस्टांस 36% एम्प्लॉयज वर्किंग इन नासा आर इंडियंस एंड 38% डॉक्टर्स इन अमेरिका फ्रॉम इंडिया। तो क्या है, जो 36% एम्प्लॉयज हैं जो नासा में काम करते हैं वो इंडियंस हैं, और जो अमेरिका है, अमेरिका में जो 38% डॉक्टर काम करते हैं वो क्या है? इंडियंस है। इससे क्या है कि एक दूसरे देशों में क्या है टैलेंटेड पर्सन जो है आते हैं और जाते हैं। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद है कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहला है ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए, हम बहुत सारे देशों के साथ कनेक्ट होंगे तो उसके लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत होगी। फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है, बिल्कुल, हम अगर फ्री इजीली ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, पीसफुल रिलेशन के लिए, शांतिपूर्ण अगर हमें व्यवहार बनाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, उसके लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, माइग्रेशन के लिए, एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री, देन सिक्योरिटी ऑफ नेशन, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन सब के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कंक्लूजन, कि एट द एंड
हमने क्या सीखा है इस पूरे लेक्चर से, दैट इट इज द फैक्ट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का हमारी कंट्री पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा है। नंबर ऑफ कन्वेंशंस and non-conventional and non-conventional programs and courses are opened for the students in tune with globalization। बहुत तरह के कन्वेंशनल, पुराने और नए क्या है प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ओपन करे गए थे बच्चों के लिए। एट द एंड एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एजुकेशन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है बच्चों को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर के जाना। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो है नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, इट्स फीचर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।